कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें भारतीय पेरेंट्स और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी सच मानते हैं। मैं ये शब्द सच व्यंग के नजरिए से पेश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक सच ये है कि खेल कूद कोई करियर ऑप्शन नहीं हो सकता। वो तो आपने सुना ही होगा, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा ही एक दूसरा सच ये है कि किसी सरकारी नौकरी के लिए 3-4 साल तैयारी करना ठीक है, भले ही हम जानते हैं कि यूपीएससी की सक्सेस रेट मात्र 0.2% है। ये 12th फेल मूवी हम सब ने देखी थी। विक्रांत मासी की एक्टिंग तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं फ़ैन हूँ उनका। लेकिन उस पिक्चर के नज़रिए से एक और नज़रिया है कि 99.8% जो विक्रांत मासी की तरह जो बैठते हैं उस एग्ज़ाम के लिए वो फेल करते हैं। एक और ऐसा सच है कि विदेश से पढ़ना या सिर्फ विदेश जाने से बच्चे की लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। आज हम इसी सच की जांच पड़ताल करेंगे। क्या सच में विदेश जाने से जीवन बदल जाता है या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या विदेश जाने से हमेशा फायदा होता है या विदेश जाने से कोई फायदा नहीं होता? यह जवाब इन दोनों के बीच कहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए देखते हैं। पश्चिमी शिक्षा, खासकर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई को ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है और वहाँ से पढ़ने पर भविष्य के लिए अवसर खुल जाते हैं। हर साल लाखों बच्चे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर विदेश चले जाते हैं, ये सोचकर कि उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय के डेटा के अनुसार 2024 में लगभग 13.5 लाख भारतीय छात्र विदेश जा चुके हैं। और ये छात्र जा कहाँ रहे हैं? सबसे ज्यादा छात्र लगभग 4.25 लाख कनाडा जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां लगभग 3.5 लाख छात्र गए हैं। उसके बाद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी आते हैं। लेकिन विदेश जाना बहुत महंगा भी पड़ता है भाई। ऑब्वियसली ग्रेडिंग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों ने विदेश जाने के लिए $4,700 करोड़ खर्च किए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, $4,700 करोड़। ये सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए नहीं, ये आंकड़े उनके रहने खाने का खर्चा मिलाकर हैं। यानी एक बच्चा हर साल $35,000 खर्च करता है, जो कि लगभग 30 लाख रुपए के बराबर है। हर बच्चा हर साल 30 लाख रुपए। कई छात्र या उनके माता पिता या तो लोन ले रहे हैं, भाई 30 लाख किसके पास पड़े हैं ऐसे? वो तो कई माता पिता या तो लोन ले रहे हैं या अपनी जमीनें बेच रहे हैं या अपने एफडी या इन्वेस्टमेंट्स तोड़कर ये पैसे निकाल रहे हैं। जितना पैसा खर्च हुआ, अगर आप सूद समेत उतना कमा नहीं पाए तो ये सब खर्च करने का क्या फायदा? आप भारत में ऐसे कितने फ्रेशर्स को जानते हैं जो 30 लाख रुपए के वेतन से अपना करियर शुरू करते हैं, वो भी टैक्स के बाद? भारत में तो ऐसे अवसर बहुत कम हैं। तब क्या विकल्प बचा कि विदेश में रहकर ही पैसा कमाया जाए? लेकिन क्या विदेश में ऐसी नौकरियां हैं भी? और अगर नौकरी मिल भी जाए तो भारतीयों को उस नौकरी के लिए वीज़ा मिलेगा क्या? वो देश देने को तैयार हैं वीज़ा? चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इन आंकड़ों के पीछे की चिंताओं को समझते हैं। विदेश में नौकरी पाना कठिन है, पहली बात। रहने में खर्चा भी बहुत होता है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत आर्थिक दबाव आ जाता है, ये दूसरी बात। बहुत से छात्र ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं जहां उन्हें रहने की आदत नहीं है। आपने डंकी पिक्चर तो देखी होगी। कई बार उन्हें नस्लवाद यानी रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, ये भी एक समस्या है। और तो और सबसे आखिरी समस्या मैं आपको बताऊंगा, पश्चिम में या कम से कम पश्चिम के कुछ क्षेत्र उतने सुरक्षित नहीं हैं
जितना हम सोचते हैं। आपने हाल में भारतीय छात्रों की विदेशों में मौत के कई समाचार देखे होंगे। मैं आपको अपनी भी एक बात सुना देता हूँ। मैं 50 साल की उम्र का हूँ। लगभग करीब 45 साल मैंने भारत में बिताए हैं। पूरे 45 साल में मैंने एक बार भी एक मगिंग या किसी को छुरा निकालते हुए कभी नहीं देखा। मैं लंदन में सिर्फ 4.5 साल रहा था, और वो भी मेफेयर में, जो लंदन का ही नहीं पूरे विश्व भर का सबसे एलीट इलाकों में से एक है। और उन 4.5 साल में मैंने 2 बार मगिंग देखे। एक बार तो किसी ने छुरा निकाल दिया था, और वहाँ पे जो छुरा निकालता है ना, वो हमारे भारत के चोर जैसे नहीं होते हैं। वो 6.5 फीट के हट्टे कट्टे जवान होते हैं। देख के ही दूसरी तरफ भागने का मन करता है। ये है सुरक्षा की स्थिति कई बार यूरोपियन और अमेरिकी देशों। इन सब के बावजूद पढ़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। इसी वजह से कई छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, और उनके सर पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जाता है। 2019 से 2023 तक मैं भारत का एक डिप्लोमेट बनकर इंग्लैंड में रहा था। लंदन के इंडियन हाई कमीशन में मैं संस्कृति और शिक्षा मंत्री था, और इस नाते इंग्लैंड में रहने वाले हजारों भारतीय छात्रों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी थी। इसलिए मैंने निजी तौर पर स्थिति को देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों को क्या क्या परेशानियां होती हैं। छात्रों का संघर्ष पढ़ाई या मेहनत में कमी होने के कारण नहीं होता है, क्योंकि भारतीय आम तौर पर तेज दिमाग वाले और मेहनती होते हैं। आप सब जानते हैं, हम सब भारतीय वैसे ही होते हैं। लेकिन वो संघर्ष करते हैं रहने और खाने के भारी खर्च और नौकरी के कम अवसरों के कारण। ये बहुत भारतीय छात्रों की दुखती रग है। सच बात तो ये है कि असली समस्या पश्चिमी विश्वविद्यालयों के भीतर व्यापक मुद्दों से ही शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि लोकल पश्चिमी छात्र भी उतने पैसे नहीं कमा पाते जितने उन्होंने पढ़ाई पर खर्च किए होते हैं। और इसलिए अमेरिका में एक आंदोलन भी चल रहा है। आप मानेंगे नहीं, एक आंदोलन चल रहा है वहाँ पे, जिसकी मांग ये है कि पश्चिमी छात्रों ने पढ़ाई के लिए जो कर्ज लिया था उसे माफ़ कर दिया जाए। ये अमेरिका में हो रहा है। हर साल अमेरिकी सरकार 4,000 करोड़ डॉलर के कर्ज को माफ कर रही है, स्टूडेंट लोन्स को माफ कर रही है। तो जब लोकल पश्चिमी छात्र ही पढ़ाई का खर्च अपनी कमाई से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भारतीय छात्र ऐसे कैसे करेंगे? कुल मिलाकर या तो शिक्षा का खर्च बहुत ज्यादा है, या नौकरियां उतने पैसे नहीं दे पा रही हैं जिससे उस खर्च की पूर्ति हो सके। कठिनाई तो यही है, यही सच बात है। चलिए विश्व के सबसे अमीर विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT। हार्वर्ड के पास 5,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा पैसा है। एक बार फिर दोहराता हूं, 5,000 करोड़ डॉलर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के पास। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास दुनिया के 120 देशों की GDP से ज्यादा पैसा है, एक यूनिवर्सिटी के पास। अब आप सोचेंगे कि जब इतने पैसे हैं उनके पास, तो अपने स्टूडेंट ट्यूशन फीस को कम क्यों नहीं कर देते ताकि छात्रों पर बोझ ना आए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस पे शोध की जरूरत है। लेकिन शायद हो सकता है कि इतना पैसा वो यूनिवर्सिटी स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटर्स को वेतन के तौर पर दे रहे हो, इतना खर्चा हो रहा हो कि स्टूडेंट फीस कम नहीं किया जा सकता, या अमीर एलुमनाई का प्रभाव बनाए रखने में इतना पैसा खर्च कर दिया जाता हो। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स का क्या फायदा हो रहा है? इसके अलावा कई छात्रों को विरोध प्रदर्शन और रैलियों को ज्वाइन करने के लिए भी कहा जाता है। ये पश्चिमी यूनिवर्सिटीज में बहुत हो रहा है, आपने पढ़ा भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मुद्दे जरूरी नहीं हैं, लेकिन आप उस भारतीय मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास माता पिता के बारे में सोचिए जो हर साल 30 लाख रुपए का लोन लेकर अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं। क्या वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे उन पश्चिमी मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट करें जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, या वो ये चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी करें? तो भाई ये प्रोटेस्ट के लिए हमारे बच्चों को प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है? इनफैक्ट दबाव करा जा रहा है उनके ऊपर।
एक अमरीकी इतिहासकार है विक्टर डेविस हंसन। इन्होंने कई लेख लिखे हैं कि कैसे कई पश्चिमी विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। खुली सोच को बढ़ावा देने और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने की बजाय ये विश्वविद्यालय सिर्फ विवादों में घिरे दिखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की इस अप्रोच के कारण छात्र एनालिटिकल नहीं सोच पा रहे हैं, अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बात आगे रख पा रहे हैं। ग्रेजुएट बनने के बाद भी वो दुनिया या जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं दिखते हैं। तो यूनिवर्सिटी जाने का फ़ायदा क्या हुआ? इस तरह करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो डिग्री छात्रों को मिल रही है वो उनको बेहतर बनाने के बजाय बस एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गई है, और एक ऐसा स्टेटस सिंबल जो बहुत महंगा पड़ रहा है। ये ज़रूर है कि स्टेम का मतलब है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ये ज़रूर है कि स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर नौकरियां मिलती हैं, हाँ ये सच है। लेकिन फिर भी अमेरिका में सिर्फ 60% विदेशी छात्र ही ग्रेजुएशन के बाद अच्छी नौकरियां ले पाते हैं। जो लोग ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएट करते हैं उनके लिए तो चुनौतियां और भी बड़ी हैं। कनाडा और यूरोप में भी ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है, जहां स्टेम के छात्र उनको बेहतर नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन नॉन स्टेम छात्र ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में उन्हें ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वालों को इतनी अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक और बात पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जितने भारतीय छात्र विदेशी में पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत कम ही आईवी लीग या रसल ग्रुप कॉलेजेस में पढ़ते हैं। आईवी लीग अमेरिका के टॉप कॉलेजेस का एक समूह है, ग्रुप है, और रसल ग्रुप वैसा ही यूके के टॉप कॉलेजेस का एक नाम है। तो हाँ, बहुत ही कम बच्चे ये आईवी लीग या रसल ग्रुप में पढ़ रहे हैं, उनको बेहतर अवसर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो भारत से जा रहे हैं वो मामूली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं और मामूली कोर्सेज या डिग्रीज़ करते हैं, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करवाने वाले कुछ एजेंसीज़ उन्हें इसके लिए बहकाती हैं। ऐसे छात्रों के लिए तो ऐसी नौकरी ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है जो उनकी पढ़ाई के खर्च को चुका सके। तो लौटकर हम उसी सवाल पर आ गए हैं कि जब अमरीकी छात्रों को भी अपनी पढ़ाई का कर्ज चुकाने के लिए सरकार से 4,000 करोड़ डॉलर की कर्ज माफ़ी की ज़रूरत पड़ रही है, तो भारतीय छात्र विदेशों में अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकालेंगे? जब मैं इंग्लैंड में डिप्लोमेट था तब मुझे वहाँ के कई क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला था, जहाँ मैंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की परेशानी को सामने से देखा था। मुझे एक युवा लड़का मिला था जिसकी कहानी ने मुझ पर बहुत प्रभाव छोड़ा था। इनफैक्ट मैं काफ़ी दुखी हो गया था वो कहानी सुनकर। वो बहुत छोटी सी जगह में रह रहा था, एक छोटे से मकान में उसके साथ 8 और लोग रह रहे थे। वो ऐसी स्थिति में रह रहा था जिसकी कल्पना ना उसने ना उसके परिवार ने की होगी। काफ़ी ठंडे मौसम में भी वो 2 पार्ट टाइम नौकरियां कर रहा था और बीमारी और थकान से जूझ रहा था। लेकिन अपना स्टूडेंट लोन चुकाने के लिए उसके पास कोई और चारा था भी नहीं। पंजाब में उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के पैसे देने के लिए उनकी खानदानी ज़मीन को गिरवी रखा था, जो कि उनके कमाई का एकमात्र साधन था। जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो पैसे बचाने के लिए 3 साल से अपने घर भी नहीं गया था, जबकि उसके बूढ़े माँ बाप उसकी राह देख रहे थे। आप खुद ही सोचिए, 3 साल तक बेचारे ने अपने माँ बाप को नहीं देखा था। बीमार पड़ने पर इलाज कराना भी उसके लिए लग्जरी ही था, क्योंकि इंग्लैंड की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा यानी यूके NHS में बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होता है। आपको विश्वास ना हो लेकिन ये सच है, मैं रहा भी हूँ वहाँ पे। एक बार उसे लिगामेंट टेयर हुआ था और NHS में उसे 6 हफ्ते बाद का अपॉइंटमेंट मिला था। सोचिए, लिगामेंट टेयर, 6 हफ्ते उसे रुकना पड़ा। वो बहुत दर्द में था बेचारा, तब भी दोनों पार्ट टाइम नौकरियां कर रहा था, वो भी इंग्लैंड की सर्दियों में। क्या करे बेचारा, लिविंग एक्सपेंसेस तो पे करना है ना उसे। मैंने सोचा कि वो ऐसा क्या कर सकता था जिससे उसका जीवन बेहतर होता। उसने इंग्लैंड जाने पर जितने पैसे खर्च किए उससे आधे पैसे में वो शायद पुणे या बंगलुरु या हैदराबाद जा सकता था।
उसका जीवन बेहतर और हेल्दी भी हो सकता था। वो अपने माता पिता से बार बार मिल सकता था। दुर्भाग्य है कि ये ही कहानी विदेशों में रह रहे हजारों भारतीयों की है। वो एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन वहाँ की कठिन परिस्थितियों में पिस कर रह जाते हैं। तो भले ही हमें दूर के ढोल सुहावने लग रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अपने देश में भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या पश्चिमी शिक्षा ही सबसे अच्छा रास्ता है? मैं मानता हूँ कि उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत मुश्किल हैं। भारत में टॉप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जैसे आईआईटी या आईआईएम में घुसना बहुत मुश्किल है। जैसा कंपटीशन हो गया है वो बहुत स्ट्रेस देता है, इतना कि खुद छात्र सुसाइड का रास्ता तक चुन लेते हैं। वहीं दूसरी ओर निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी उनमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी शिक्षा नहीं देती हैं। इसलिए कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले छात्रों को भारत और विदेश दोनों ऑप्शंस पर होने वाले खर्च और नौकरियों के अवसर के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, शोध करना चाहिए। वहीं भारत सरकार को अपने देश में, भारत में यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले कुछ सालों में कई आईआईएम, आईआईटी और एम्स खुले हैं, लेकिन हमें ऐसे और संस्थानों की ज़रूरत है। साथ ही हमें कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भी भारत में कैंपस खोलने के लिए बुलाना चाहिए। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी में विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में बुलाने की बात की गई है। हमें उन्हें यहाँ आने के लिए और एनकरेज करना चाहिए। ऐसा करके शिक्षा की लागत कम होगी और भारत में ही छात्र विदेशी डिग्री ले पाएंगे, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया के द्वारा, और पढ़ाई पर हुए खर्च को भी आसानी से चुका पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही पश्चिमी शिक्षा में कई फायदे हैं, लेकिन वो सबको एक अच्छे जीवन की गारंटी नहीं देता है। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा कि जो भी कोर्स आप पढ़ने की सोच रहे हैं उससे मिलने वाली नौकरी पर पूरी तरह से विचार करके ही उसे चुनें। रिसर्च करिए, आप खुद रिसर्च करिए। बात सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है, बल्कि उस स्पेसिफिक कोर्स की है कि वो इतने पैसे खर्च करने के लायक है या नहीं। और ये भी याद रखें कि आपको विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने वाला काउंसलर कहाँ से इंसेंटिव कमाता है। उसके लिए तो ये एक बिजनेस है, एक व्यवसाय है। आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी है। इसलिए विदेश में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से क्रॉस चेक कर लीजिए और गूगल बाबा से भी पूछ लीजिए, अच्छे रिपोर्ट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, तब ही कोई निर्णय लीजिए। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी विदेशी शिक्षा नुकसान ही करती है। अगर आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाए या आप कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्स को करना चाहते हो जो भारत में उपलब्ध नहीं है, या एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जिससे विदेश में अच्छी नौकरी लगने की गारंटी है, तो ऐसे में ज़रूर जाइए। अंत में मेरी एक छोटी सी सलाह है, सरकार और छात्रों दोनों को सोचिए, क्या हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ है जो यहाँ काम आ सके? हमारी गुरुकुल प्रणाली लगातार बच्चों को सीखते रहने की ट्रेनिंग देती थी। उनकी शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए या सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं होती थी। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हमने स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ा है, कई बार वो नौकरी में काम ही नहीं आता है। मतलब हर छात्र में सीखने की आत्म क्षमता होनी चाहिए, जिंदगी भर यह आत्म क्षमता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन भारत में गिल्ड अप्रेंटिसशिप्स का एक सिस्टम होता था, जिसमें नौजवानों को प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता था, जिससे उनके पास ऐसा कौशल हो जाता था जो नौकरी पाने में काम आ सके। इसी तरह भारत में आज भी वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा को एनकरेज किया जाना चाहिए, बजाय साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ की किसी डिग्री के। क्या ये काम कॉरपोरेट्स को करना चाहिए?
अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो श्रीधर वेम्बू का जोहो मॉडल ज़रूर देखिएगा। श्रीधर वेम्बूर तमिलनाडु के हैं। और कमेंट्स करके हमें बताएं, ये नीचे कमेंट्स करें, हमें बताएं कि एक समाज के रूप में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो भारत में छात्रों की मदद करे। So this was the Immortal India podcast with me, Amish. If you enjoyed this episode, like and share it, please. And if you want to receive the notification for the next episode, click subscribe, please. Thank you. This podcast is supported by the Dilip Piramal Foundation. The Dilip Piramal Foundation is an initiative by renowned industrialist Dilip Piramal to support dharmic causes across India and the world. In this aim, the foundation has supported art galleries, documentaries, dharamshalas, education, and many other such initiatives.